सीबीएसई पहली बार सीटेट 2021 की परीक्षा ऑनलाइन मोड में संपन्न कराने जा रहा है। ऑनलाइन मोड में परीक्षा किस प्रकार से होगी, साथ ही कौन कौन सी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है परीक्षा हाल में, साथ ही कौन कौन सी छोटी गलतियां जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक सकता है, और विगत वर्षों में कुछ ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा फेल घोषित किए गए थे, वो गलती आपको ऑनलाइन परीक्षा में नहीं दोहरानी है। साथ ही किस प्रकार से कम प्रयास में ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं सीटेट 2021 की परीक्षा में, इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है मॉक टेस्ट करके, इस पर क्लिक करके आप पहले से ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न क्या होगा उसको समझ सकते हैं या फिर किस प्रकार से परीक्षा देनी है। मैं यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ तो ये एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। नए पेज में आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि जो एग्जाम सेंटर पर आपको कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा, हो सकता है लॉगिन क्रेडेंशियल उसमें पहले से ही लॉगिन किया गया हो, आपको सिर्फ साइन इन करना हो, या ये भी हो सकता है कि सीबीएसई के द्वारा जब सीटेट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उसमें भी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मेंशन किया जा सकता है। तो इसको लेकर के आप परेशान ना हो, सीबीएसई आपको अवेलेबल करा देगी या फिर एग्जाम सेंटर पर आपको पहले से ये लॉगिन होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में आपको सीटेट 2021 की परीक्षा से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो यहां बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है और हिंदी में देना चाहते हैं तो यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे और हिंदी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से सभी दिशा निर्देश जो हैं वो हिंदी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सभी डिटेल पढ़ने के बाद से आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया। उसके बाद से आपसे बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेपर 1 की बात की जाए या फिर पेपर 2 की, जो सभी सेक्शन के प्रश्न पूछे जाएंगे वह आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो सभी सेक्शन के प्रश्न आपको इंग्लिश में ही दिखाए जाएंगे, और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद से नीचे यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है। ठीक है, इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद से नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है आई एम रेडी टू बिगिन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं विशेष तौर पर बता दूं कि अगर आपने हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चुन लिया है तो सारे पेपर हिंदी में आएंगे अंग्रेजी को छोड़ करके। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर प्रश्न को आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो उस स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि पर्टिकुलर किसी प्रश्न को आप हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में करके देख सकते हैं। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। अगर एक बार बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो आपने चुना उसके अलावा भी आप दूसरे लैंग्वेज में चेंज करके देख सकते हैं, मतलब हिंदी को अंग्रेजी में, अंग्रेजी को हिंदी में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आप रखेंगे वहीं पेपर उसी लैंग्वेज में पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा, और पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आई एम रेडी टू बिगिन। उसके बाद से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपका प्रश्न पत्र ओपन होगा। प्रश्न पत्र ओपन होने के बाद से कुछ जरूरी बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉपअप लिंक दिया गया है। ठीक है, और इसके बगल में भी एक पॉपअप लिंक दिया गया है। इसके बहुत बड़े मायने हैं, जैसे कि अगर जब आपने इस पर पेपर में अभी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, यानी कि ये मेन पेपर खुला हुआ है। मेन पेपर को आप समझ लीजिए जैसे कि उस पेपर को मेन पेपर कहा जाता है जिसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन प्रश्न होते हैं। कॉमन प्रश्न कहने का मतलब देखिए 5 सेक्शन प्राइमरी लेवल की परीक्षा में आएगा। बाल विकास जिसे CDP बोला जाता है, EVS, इन्वायरमेंटल स्टडी और मैथमेटिक्स, ये सबके लिए कॉमन होगा पेपर 1 में। ठीक है, तो ये मेन पेपर हो गया। मेन पेपर मत कहने का मतलब जो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है। इसके अलावा 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, या फिर अगर अदर स्टेट में जो किसी अदर लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे तो उनके लिए अलग लैंग्वेज होता है। कहने का मतलब कि सीबीएसई 20 लैंग्वेज का ऑप्शन देता है, तो उस 20 लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हैं सीटेट की परीक्षा में। ठीक है, तो जो सबके लिए कॉमन है वो मेन पेपर हो गया। अब आपको यहाँ पर पॉपअप जो मैसेज लिंक दिया गया, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन खुलेंगे। ये जो पहला वाला लिंक दिया गया है ये मेन पेपर का है। इसमें पहले CDP का पार्ट खुलेगा, उसके बाद से आपका EVS का पार्ट खुलेगा और लास्ट में मैथमेटिक्स का पार्ट खुलेगा। ठीक है, उसके बाद से
इसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके नीचे वाला जो दिया गया है आप देखिए, ये लैंग्वेज 1 का पार्ट दिया गया है और इसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा ये लैंग्वेज 2 का पार्ट दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेन पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए सबसे ऊपर वाला जो लिंक है ये मेन पेपर का लिंक है, ठीक है। तो अगर आप पहले लैंग्वेज को सॉल्व करना चाहते हैं या फिर मेन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन पेपर को सेलेक्ट करता हूँ, तो ऊपर वाले लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मैंने हिंदी चुना था, तो ये पूरा पेपर हिंदी में खुल करके आया, ठीक है। जब आप वहाँ पर परीक्षा दे रहे होंगे तो चूंकि मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, जब आप सिस्टम पर बैठेंगे तो वहाँ पर सब कुछ आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग खुलेगा और वहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर आपके पास कितना समय शेष रह गया, ये भी एक पॉपअप घड़ी चलती रहेगी आपके स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्नों का क्रम बताया जा रहा है। जैसे कि देखिए ये पूरा प्रश्नों का क्रम है, आप पर्टिकुलर किसी भी प्रश्न पर डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं और यहाँ पर सभी प्रश्न, प्रत्येक सेक्शन में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी भी प्रश्न पर आप कभी भी जा सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी स्क्रीन पर पहला प्रश्न खुला हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं 29 नंबर के प्रश्न पर चला जाता हूँ, तो देखिए 29 नंबर वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। जिस पर भी आप जाना चाहें आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये तो हो गया आप प्रश्नों को किस प्रकार से देखेंगे। इसके बाद से कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए यहाँ पर ये रेड कलर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने इसका उत्तर नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पर कोई प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैं इसका उत्तर कोई भी एक जनरली, मैं इस प्रश्न को पढ़ नहीं रहा हूँ, जनरली आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कोई एक उत्तर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद से आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्लियर रिस्पॉन्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो उत्तर आपने चुना था, जैसे देखिए दूसरा वाला मैंने उत्तर चुना, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स करूँगा तो ये उत्तर हट जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर को हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि मैंने इस उत्तर को चुना हुआ है और उसके बाद से मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग जब ऑफलाइन पेपर देते हैं तो कोई प्रश्न आपको थोड़ा डाउट रहता है तो आप उसको उत्तर टिक तो करते हैं, लेकिन उसको एक गोला घेरा में डाल देते हैं ताकि अगर समय बचेगा तो मैं फिर से इसको रिव्यू करूंगा, मतलब फिर से इस पेपर प्रश्न को देखूंगा और उसके बाद से फाइनल उत्तर दूंगा। तो इसी के लिए ये मार्क रहता है। जैसे कि देखिए अगर मैंने उत्तर चुन लिया और उसके बाद से इस वाले पर क्लिक कर देता हूं, तो यहाँ पर देखिए ये जो 27वें प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, आप स्क्रीन पर देखिए 27वें प्रश्न का, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। जब भी आप प्रश्नों को स्क्रॉल करेंगे तो आप इससे समझ जाएंगे कि इस 27वें नंबर प्रश्न को आपने रिव्यू के लिए रखा है। आपने उत्तर तो दिया है लेकिन रिव्यू के लिए रखा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं बचा और आपका सबमिट हो गया और आपने इसे रिव्यू के लिए रखा था लेकिन उत्तर भी दिया था, तो आपका मार्किंग इसके संदर्भ में होगा। और एक और ऐसा होता है कि जिसमें उत्तर तो नहीं दिया जाता है लेकिन रिव्यू के लिए रखा जाता है, तो उस कंडीशन में आपका मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पर्पल कलर के नीचे जो ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने रिव्यू के लिए रखा है और उत्तर भी दे दिया है। अगर यहीं ग्रीन कलर नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ रिव्यू के लिए रखा है, उत्तर नहीं दिया है। तो अगर उत्तर देने के साथ रिव्यू के लिए रखा है तो उसके सापेक्ष आपकी मार्किंग होती है अगर आपका वो उत्तर सही है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दिखेगा, इसको भूल करके भी आपको क्लिक नहीं करना है। सबमिट करने से आपका पूरा जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसको भूल कर भी आपको सबमिट पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद से जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और लिंक दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखिए, सेव एंड नेक्स्ट का, ग्रीन कलर से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं अभी करंटली 29वें नंबर प्रश्न पे हूँ और इसका मैंने उत्तर कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि दूसरा वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बी वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा ये पर्टिकुलर प्रश्न। 29वां नंबर मैंने उत्तर दिया तो ग्रीन कलर से, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, इस वजह से ये ग्रीन हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद से देखिए अभी करंटली मैं 30वें नंबर प्रश्न पर हूँ, ठीक है। 30वें नंबर प्रश्न को मैं उत्तर मान लीजिए मुझे नहीं आ रहा है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अभी आप स्क्रीन पर सीडीपी का पार्ट देख पा रहे थे। अब देखिए, अब दूसरा, जैसे ही 30 प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे मेन पेपर में। अब ये देखिए ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट खुल चुका है, ठीक है। पहले आपका सीडीपी हुआ, उसके बाद से मैथमेटिक्स का पार्ट खुल गया। इसके सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके आप करते जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट करके, और जैसे ही आप 30वें नंबर प्रश्न पर जाएंगे, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करके सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका अगला पार्ट, मेन पेपर का अगला पार्ट जो कि ईवीएस का था, वो आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक सेक्शन में
अगर आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अब आगे बढ़ सकते हैं बिना उत्तर दिए ही। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से कुछ और छोटी छोटी बातें होती है जिसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए, जब भी परीक्षा ऑनलाइन होती है तो आपको कोई अलग विंडो खोलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अगर ये लग रहा है कि आप गूगल सर्च कर लेंगे तो उस टाइप से नहीं होता है। अगर आप उस स्क्रीन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे या फिर गूगल क्रोम ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो जहां से वो सर्वर से कनेक्ट है उनके पास रिफ्लेक्ट होगा कि आप गलत गतिविधियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस परीक्षा से बाहर भी निकाला जा सकता है, आपको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है सीबीएसई के द्वारा। तो ये गलती भूल कर भी ना करें। दूसरा, आपको कीबोर्ड का यूज अलाउड नहीं होता है और विशेष तौर पर जब आपको लॉगिन क्रेडेंशियल भरना हो तो आप कीबोर्ड का यूज ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बैक स्पेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इसमें प्रोहिबिटेड होती हैं जिसके यूज करने से आपका पूरा जो पेपर है वो ऑटोमेटिक सबमिट होने या फिर इस पेपर से कुछ गलत गतिविधियां जैसी मामले आपके ऊपर चढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परीक्षा से हटाया जा सकता है। तो कीबोर्ड का यूज आप ना करें। अगर लॉगिन क्रेडेंशियल फिल करना पड़े तो आपके लिए वर्चुअल कीबोर्ड दिया जाता है जो कि आप माउस से ही कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो वर्चुअल कीबोर्ड जो आपके स्क्रीन पर ही वो दिखाई देगा और उस पर क्लिक करके आप उसको क्रेडेंशियल अपना लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले आप अपना माउस चेक करिएगा कि माउस में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि कई बार माउस में जो लेफ्ट और राइट क्लिक होते हैं उसमें कुछ ऐसा गलती होता है या फिर यूँ कह लें कि वो ख़राब हो गए रहते हैं कि आप एक दो बार क्लिक करेंगे तो वो लेगा ही नहीं, तो आप उससे परेशान हो जाएंगे। तो अगर आप समय रहते परीक्षा शुरू होने से पहले सब कुछ चेक करके अगर इन्विजिलेटर को बता देंगे तो उनके पास अतिरिक्त सिस्टम रहता है, वो आपको या तो माउस चेंज कर देंगे या तो दूसरे सिस्टम पर आपको बैठा देंगे। तो ये सब चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। यहां तक क्लियर? अब चलिए, मेन पेपर आपने सॉल्व कर लिया। मेन पेपर सॉल्व करने के बाद से अब आपको लैंग्वेज 1 अटेम्प्ट करना है। लैंग्वेज 1 वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देंगे। यहां पर अब सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थियों के द्वारा की जाती है। देखिए, लैंग्वेज 1 में जैसे ही आप ओपन करेंगे, लैंग्वेज 1 को सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज खुल करके आएगा। यही ऑफलाइन परीक्षा में भी होता था। जैसे ही आप तीनों सेक्शन मेन पेपर के सॉल्व करेंगे और लैंग्वेज 1 में जाएंगे तो पहले आपको इंग्लिश का पार्ट दिखता था, उसके बाद हिंदी का पार्ट दिखता था। अब जो हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसमें जनरली अभ्यर्थी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से ही कोई ऑप्शन चुनते हैं। तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों का इंग्लिश होता है, तो उन्हें ये लगता है कि इंग्लिश हमने लिया था और हिंदी या फिर संस्कृत लिया था, तो इस कंडीशन में इंग्लिश तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन वो क्रम नहीं देखते हैं कि आवेदन करते समय लैंग्वेज 1 में उन्होंने इंग्लिश लिया था या फिर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया था। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आवेदन करते समय आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था और बाय डिफॉल्ट आपका पहले इंग्लिश खुलेगा, तो अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये पूरा सेक्शन ही आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सीबीएसई को आपने पहले बता रखा है कि पहले लैंग्वेज 1 में मैं हिंदी को सॉल्व करूंगा, लेकिन परीक्षा हाल में आपने इंग्लिश को सॉल्व कर दिया, तो 30 प्रश्नों का क्रम तो ऐसे ही बदल गया। तो ये 30 प्रश्न आपके गलत हो गए पूरे के पूरे। इसके बाद जब आप लैंग्वेज 2 में हिंदी को सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे अगर मान लीजिए पहले लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया था और दूसरे में अंग्रेजी लिया था, तो उस कंडीशन में उन दूसरे पार्ट वाले का भी क्रम बदल जाएगा। इस प्रकार से आपके 60 प्रश्न ऐसे ही चले जाएंगे और 60 प्रश्नों का मतलब आप समझते हैं सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थी हो जाता है। ऐसे विगत वर्षों में कई अभ्यर्थियों के द्वारा हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसे ही लैंग्वेज 1 आप सेलेक्ट करेंगे, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर जब लैंग्वेज 1 आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा या फिर आवेदन करते समय जो आपने फॉर्म का प्रिंट लिया था उस पर मेंशन होता है कि लैंग्वेज 1 में आपने कौन सा लैंग्वेज लिया था। आप उससे कंफर्म हो लीजिएगा या फिर अपने एडमिट कार्ड से भी कंफर्म हो लीजिएगा कि लैंग्वेज 1 में कौन सा लैंग्वेज था। मान लीजिए कि आपने हिंदी सेलेक्ट किया था, तो उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने 2 लैंग्वेज ओपन होंगे। यहाँ पर चूंकि परीक्षा एक केवल मॉक टेस्ट दिया गया, इस वजह से आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज दिख रहे हैं। अगर आपने संस्कृत लिया था तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट संस्कृत नहीं आ रहा है, वो जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर संस्कृत और जो सीबीएसई के द्वारा 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया जाता है वो सब कुछ लैंग्वेज का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया था तो आपको यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जब मैं हिंदी पर क्लिक कर देता हूँ, इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए अब लैंग्वेज 1 में ही मैं एंटर हूँ और हिंदी का पार्ट आपका खुल गया। अब इस हिंदी के पेपर को आपको सॉल्व करना है। सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। 30 प्रश्न तक मान लीजिए मैं यहाँ तक आ गया और 30 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद से जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, अब देखिए, अब आपके सामने इंग्लिश का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि चूंकि लैंग्वेज 1 में हमने
हिंदी ले लिया है तो अब इंग्लिश वाला पार्ट जो खुला है इसको सॉल्व करना है, नहीं, अभी भी आप गलती करेंगे अगर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये लैंग्वेज 1 का हिंदी का पार्ट है। अगर आप पहले कभी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे तो लैंग्वेज 1 में आपको दिख रहा होगा पेपर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के पार्ट होते हैं, और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी अंग्रेजी दोनों के पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, और दोनों का प्रश्न अलग अलग होता है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी लिया था तो हिंदी आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद से फिर से आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, फिर से यहाँ पर जाना है और यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब आपको ये सेलेक्ट करना है नीचे वाला लैंग्वेज 2 वाला पार्ट, ठीक है। इसको लैंग्वेज 2 को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे फिर से बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश आएगा, लेकिन इसके बाद से फिर से आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद से देखिए जैसे ही यहाँ पर गया मैं लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को अब आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, अब जो आपका पेपर खुलेगा ये आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी गलती आपसे नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग को विशेष तौर पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑफलाइन परीक्षा में आपको सभी प्रश्न आपके आंख के सामने रहते हैं, आप पेपर पलट करके उसको देख पा रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में आपके स्क्रीन पर एक बार में एक ही प्रश्न आएगा। तो उस कंडीशन में कई बार हम ऐसे प्रश्नों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं जो कि हमको नहीं आता है, हम लोग उसमें फंस जाते हैं और उसको सोचने विचारने में ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर पहले हिट में आपको वो प्रश्न हिंट नहीं कर पा रहा है उसका उत्तर, तो आपको उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके बहुत से आसान प्रश्न आपका वेट कर रहे हैं। तो आपको किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा वक्त नहीं देना। अगर पहली बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिव्यू के लिए आप टिक करके आगे बढ़िए, बाद में जब समय मिलेगा तब इस पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन जो प्रश्न आसान है वो आपसे ना छूट जाए, ये आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तो जनरली बात हो गई कि आपको ऑनलाइन पेपर किस प्रकार से देना है। अब यहाँ पर कुछ आप लोगों के डाउट मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो टाइमर चल रहा है ये 0 हो गया, मतलब कि आपका पूरा समय समाप्त हो चुका है और आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक नहीं कर पाए। उस कंडीशन में आपका क्या होगा? देखिए ऑनलाइन परीक्षा में ये सुविधा होती है कि अगर आपने सबमिट बटन पर क्लिक नहीं किया है तो भी ये समय समाप्त होने के बाद से ऑटोमेटिक आपका पेपर सबमिट हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास समय बचा हुआ है, जैसे यहाँ पर जो टाइमर चल रहा है, अगर समय बचा हुआ है तो आप चाहें तो इस सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, उसके पहले आप सबमिट कर सकते हैं अपने पेपर को। लेकिन अगर समय समाप्त हो चुका और आप सबमिट पर क्लिक नहीं कर पाए, उस कंडीशन में पेपर आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। देखिए सीटेट की परीक्षा अन्य किसी भी राज्य की जो राज्य स्तरीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसकी परीक्षा से पास करना बहुत आसान होता है। क्यों? इसके पैटर्न को आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें प्रत्येक सेक्शन में 15 अंक का पेडागोजी पूछा जाता है और सीडीपी में भी 15 अंक का पेडागोजी होता है और 15 अंक चाइल्ड डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप केवल चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी तैयार कर लें तो 90 अंक आपके ऐसे ही आ जाएंगे। 15 × 5 = 75 और प्लस 15 सीडीपी मिलाकर के 90 अंक। अब देखिए पेडागोजी के कुछ जनरल टिप्स आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए आजकल हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें कोई भी अगर बालक असफल होता है, परीक्षा में फेल होता है, क्लास में सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है, प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, सब में किसी भी कंडीशन में बालक की गलती नहीं होगी। अगर परीक्षा में बालक फेल होता है तो शिक्षक की जो शिक्षण शैली है उसमें गलती हो सकती है, शिक्षक की गलती हो सकती है, लेकिन बालक की कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना है। दूसरा आपको इस बात पर ध्यान देना है जहां पर भी ऑप्शन में रटने जैसे बातें आ जाएं कि प्रश्न को रटना, उस टाइप के जो भी आपके ऑप्शन होंगे वो गलत होगा, क्योंकि हम चीज़ों को रटा करके सिखा नहीं सकते, बल्कि उसको बालक के अधिगम का एक पार्ट बनाना होगा, तब बच्चे सीखेंगे। मतलब वो करके खुद सीखेगा, अपने शिक्षा की रचना खुद करेगा। तो जहाँ पर भी रटना आपको दिख गया या फिर बालक को मौज दिलाने के लिए या फिर उसको आनंद दिलाने के लिए पढ़ाई किया जा रहा है, इस टाइप के जो भी ऑप्शन होते हैं वो सब कुछ गलत होते हैं। कहने का मतलब आपको पॉजिटिव ऑप्शंस को ही लेकर के चलना है। और एक और छोटी बात कि जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नहीं का ऑप्शन दिखेगा, और जनरली हम लोग ऑप्शन पढ़ते जाते हैं और वहाँ पर नहीं को ध्यान ना दे करके उस प्रश्न को पॉजिटिव वे में लेते हैं और उत्तर को दे देते हैं। तो इस कंडीशन में आपको विशेष तौर पर प्रश्नों को 1-2 बार जरूर ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से हमेशा वो ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें बालक सक्रिय रूप से भाग ले रहा होगा। रटने जैसी चीजें मशीन जैसे क्रियाशील बना करके उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। तो ये सब चीजें आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान देनी है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।